हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान पेपर का सेट 2 को करने वाले हैं और इस सेट में हम 20 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो फिर वीकली टेस्ट हो, ठीक है, साप्ताहिक परीक्षा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, या फिर हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा, या फिर प्री बोर्ड, या फिर एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को जरूर देखना और अगर आप सेट 1 को नहीं देखे तो सेट 1 को भी जरूर देख लेना। उसमें भी हम 20 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाए हैं। हम जितने सेट करवा रहे बच्चों आप लोग एग्जाम के लिए, पूरे लाइन बाय लाइन जरूर देखना। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? ठीक है, अगर कोई भी अवतल दर्पण में अगर उसका प्रतिबिंब आभासी है और सीधा और प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो वस्तु रखा जाएगा वो रखा जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, याद रखना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा, तब ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ? वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। ठीक है, तो आर और एफ में क्या संबंध है बच्चों? तो आपको याद रखना कि आर बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f, यानी कि जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है। ठीक है, तो यही आपका इसका संबंध कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर घुमा दे, ठीक है, कि अब यहां पे अगर हमारा f दिया हुआ है, मतलब कि ये सारे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, f दिया हुआ है और r बटा ये 2 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ f दिया रहेगा, तो ये भी आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है इधर इनटू में इधर आके डिवाइड में हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। क्या लिखा हुआ? जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। ठीक है, तो जल से हवा की तरफ, ठीक है, मान लो कि नीचे पानी है, ठीक है, और पानी में प्रकाश है ना, पानी में एक प्रकाश आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये सघन माध्यम से किस में चल जा रहा है? विरल माध्यम में। ठीक है, तो विरल माध्यम में, और ये बीच में अभिलंब होता है एक ठो। ठीक है, बीच में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो एक अभिलंब होता है। ठीक है, और जब प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। याद रखना, जब देखो जो वायु है तो वायु क्या है? विरल माध्यम, और नीचे वाला सघन माध्यम, तो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, लेकिन यही सवाल है बच्चों कि थोड़ा सा अगर उल्टा कर दे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभिलंब से दूर। ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर रहता कि अगर हवा से जल में अगर प्रवेश करता, ठीक है, मान लो हवा से अगर जल में प्रवेश करता बच्चों, तो ये अभिलंब की ओर हो जाता। किसके तरफ हो जाता? अभिलंब की ओर। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर जल से हवा की तरफ आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभिलंब से दूर कर देना है, और अगर हवा से जल की तरफ आए तो अभिलंब की ओर कर देना है। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 4 नंबर में, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल लेंस से सदैव जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ऑप्शन है सीधा एवं छोटा, सीधा एवं बड़ा, उल्टा एवं छोटा, उल्टा एवं बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा एवं छोटा। ठीक है, अवतल लेंस से जो सदैव प्रतिबिंब बनता है वो सीधा एवं छोटा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही लॉलीपॉप सवाल बच्चों। ठीक है, लेंस का एसआई मात्रक जो है ये डायोप्टर है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो बनता है आपका काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो जिस भाग पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, फिगर बनता है, फोटो बनता है, उसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ठीक है, सवाल एक ही तरह का कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल जो है इस तरीके से होना चाहिए, मानव नेत्र का न्यूनतम बिंदु या अधिकतम बिंदु कितना है? ठीक है, तो अगर न्यूनतम बिंदु रहा बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम बिंदु जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है,
और अधिकतम अनंत। ठीक है, याद रखना दोनों चीज को। आगे देखो, द्विफोकस लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो द्विफोक्सी, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है, उससे जो दूर किया जाता है वो जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको हम लोग बाइफोकल का भी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण है बच्चों? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर में आप थोड़ा सा इधर उधर है, जिग जैग है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, बीच में इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए उसको हम हटा दिए। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? एकदम लॉलीपॉप। रासायनिक अभिक्रिया में जिसे हम भाग लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है बच्चों, ये आपका उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है ZNO, है ना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, और जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो में किसका उपयोग होता है? में किसका उपयोग होता है? यहां पे लिखना चाहिए किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, किसका उपचयन हो रहा है? तो देखना है बच्चों कि इसमें किसमें उपचयन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ कार्बन एक ठो है, यहाँ कार्बन, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, और यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है, योग हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है बच्चों, उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। तो किसका उपचयन हो रहा है? तो कार्बन का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है श्वेत। ठीक है, सफेद कलर का होता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाँ, ये तो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्षारक है, और क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है। चलो सही है। आगे देखो, HCl नीले लिटमस को लाल करता है। HCl क्या है? अम्ल है। ठीक है, और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। हाँ, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, C6H12O6 लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना। ये तो क्या है? उदासीन है, और उदासीन है बच्चों, ये लाल को ना नीला करेगा, ना नीला को लाल करेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, मतलब यही कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक, हाँ ये तो सही बोल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, निम्न में किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? ठीक है, तो 7 से अधिक किसका होता है बच्चों पीएच मान? तो ये जो होता है आपका रक्त का होता है। ठीक है, रक्त का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, दोनों या कोई नहीं। तो आधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, याद रखना। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और यही सवाल अगर पूछ देता कि धातु ऑक्साइड के प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय। ठीक है, दोनों चीज को याद रखना, आधातु में अम्लीय और धातु में क्षारीय। ठीक है, नोट करेंगे आप अच्छे से। आगे देखो, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अरे बहुत ही अच्छा सवाल है। लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है ये दही है। ठीक है, दही में ही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है बच्चों द्रव अवस्था में? तो ब्रोमीन भी पाया जाता है और मरकरी भी पाया जाता है, दोनों। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ध्यान देंगे कि ब्रोमीन जो है ये आधातु है और मरकरी जो है धातु है, लेकिन दोनों जो है ना द्रव में अवस्था में पाया जाता है, मतलब पानी की जैसा पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, मतलब दोनों इसका राइट हो जाएगा। 24 नंबर में देखेंगे, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये Au, ठीक है, जिसको और Ag, ठीक है, सिल्वर। ठीक है, Au यानी यहाँ सोना हो गया। ठीक है, तो किसका हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है ना, ये Au का है। ठीक है, Au का है, मतलब सोना का। क्यों? क्योंकि सोना है ना किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए तो इतना महंगा मिलता है। ठीक है, सोना का गला में पहनना, क्यों? क्योंकि वो अभिक्रियाशील धातु नहीं, कोई भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए सोना महंगा होता है। तो ये कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, आप नोट कर लेना कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है, तो ये आपका पोटेशियम है, के, याद रखना। चलो अगला देखते हैं हम लोग, एक्वा रेजिया में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? HCl, HNO3, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक्वा रेजिया जो होता है बच्चों दोनों होता है, क्योंकि दोनों का मिक्सर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, सभी तो सभी चीज है ना, सभी चीज जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितना कोष्ठक होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 कौन कौन सा होता है वो भी याद रखना। एक आलिंद, ठीक है, आलिंद एक याद रखना, और दूसरा नीलय। ठीक है, अब दोनों में सिर्फ क्या क्या जोड़ देना पता है? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, तो निलय, निलय ना है, ठीक है, तो निलय। तो ये 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, तो पादप हार्मोन जो है इसमें कौन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो है बच्चों ये आपका पादप हार्मोन है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है। ठीक है, क्या है? तो समन्वय केंद्र, शरीर का जो प्रमुख समन्वय केंद्र है, ठीक है, तो वो है आपका मस्तिष्क, दिमाग है ना, सब वहीं से सब चीज कंट्रोल होता है। नेक्स्ट सवाल देखो, जो कि लास्ट सवाल है हमारा इस वीडियो का, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, तो अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमनिया में। ठीक है, तो ईस्ट में जो है बच्चों ये अलैंगिक जनन का जो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस सेट का, ठीक है, इस दूसरे सेट का सारे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने 20+ क्वेश्चन को करवाया है। ठीक है, आगे आप सेट 3 को देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लेंगे। ठीक है, ताकि जैसे ही सेट 3 आए तो आपको पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हो, ठीक है, तो सारे आपको सेट अपलोडेड मिलेंगे, तो आप एक बार ढूंढ लेना। ठीक है, मैं इसके एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। क्लियर है? बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम भी है, तीनों का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोगों को शेयर कर देंगे इस वीडियो को बच्चों, ठीक है, ताकि सभी को हेल्प मिल पाए और इसके सही उत्तर सब कोई जान पाए। चलिए, क्लियर है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।